हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज का क्लास हिंदी का होने वाला है। क्या चाहिए क्लास होने वाला है? हिंदी का क्लास होने वाला है। इस हिंदी क्लास में हम जो आपका चैप्टर नंबर कितना है, चैप्टर नंबर आपका 3 है। चैप्टर का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर का नाम है, इसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंड संपूर्ण हिंदी अर्थ को पढ़ने वाले हैं। यानी पूरा जो आपका ये भाषण है, इसको हम अच्छे से समझ लेने वाले हैं। ये आपका वन शॉट क्लास होने वाली है। क्या वन शॉट ये आपका क्लास होने वाली है। इसमें आप जब लगभग 1 घंटे का क्लास होगा, आपको नीचे बढ़िया से आपको इसको देखिएगा अच्छे तरीके से, ताकि आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जिसमें आपको हम लेखक परिचय भी बताएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले लेखक परिचय को देखेंगे। उससे पहले आप क्या कीजिए कि इसको आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए और लाइक जरूर कर लीजिए, लाइक शेयर कर लीजिए। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो आपका चैप्टर नंबर 3 है। और आप इसे जो पहले चैप्टर यानी बातचीत पाठ और उसने कहा था पाठ का क्या, आप इसको संपूर्ण हिंदी अर्थ नहीं देखे होंगे तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम संपूर्ण क्रांति जो आपका चैप्टर है, चैप्टर क्या है, संपूर्ण क्रांति जो आपका चैप्टर है, इसका हम देखना स्टार्ट करते हैं। इसका हम संपूर्ण हिंदी अर्थ को देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपका इसे लेखक परिचय से जो बहुत सारे सवाल होते हैं, जो लेखक परिचय से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले लेखक परिचय को ही देख लेते हैं, अच्छे समझ लेते हैं। उसके बाद हम संपूर्ण हिंदी अर्थ को देखना स्टार्ट करेंगे। तो लेखक का नाम क्या है, जो आपका ये संपूर्ण क्रांति का जो लेखक है, संपूर्ण क्रांति का ये जो लेखक है, इसका नाम क्या है? लेखक का नाम है ये जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण क्या है, लेखक का नाम है। और चलिए हम इसका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ देखना स्टार्ट करते हैं। लेखक का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण। और जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। और निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। ये सब पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, ये सब पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये सब याद कर लीजिएगा। और जन्म स्थान कहाँ था, जन्म स्थान या जन्म कहाँ हुआ था, तो जो सिताब दियरा गांव जो उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला है। तो बचपन में इनका नाम बाउल था। बचपन में इनका नाम क्या था? बाउल इसको कहकर पुकारा जाता था बचपन में। बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध हो गए। बड़े होने पर क्या हुआ, जेपी नाम से प्रसिद्ध हो गए। जन पक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में भी प्रसिद्ध हो गए। जो जनता का जो पक्ष रखते थे उनके लिए इन्हें लोकनायक भी कहा जाने लगा। तो चलिए हम अब देखते हैं कि अगला क्या है। अगला कुछ इनके बारे में जानकारी है। जो माता का नाम क्या था? माता का नाम था इनका फुलरानी देवी और पिता का नाम था हर्षु दयाल। और पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। पत्नी का नाम भी बहुत पूछे जाते हैं, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, जो प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। शिक्षा कहाँ कहाँ से प्राप्त की? शिक्षा के बारे में आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। फिर पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिल हुए। यही बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति 20 के लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। इसके बाद पटना कॉलेज पटना में प्रवेश असहयोग आंदोलन की शिक्षा अधूरी छोड़ दी। तो हमने कुछ लेखक परिचय को हमने देख लिया, लेखक परिचय को हमने देख लिया हुआ है। अब देखते हैं कि संपूर्ण हिंदी अर्थ को देखना स्टार्ट करते हैं। यानी पूरा जो भाषण है ये आपका क्या है, ये जो आपका ये संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति है, क्या है संपूर्ण क्रांति? तो संपूर्ण क्रांति आपका ये भाषण है। क्या है? भाषण है। इसको ये देख सकते हैं, यही जयप्रकाश नारायण जी देख रहे हैं। कितने लोग देख सकते हैं, इतने लोग आपको भाषण को सुनने के लिए आए हुए हैं। ये जो भाषण में जो ये बातें बोलते हैं वही इस चैप्टर को बना दिया गया है। यानी भाषण जो है इसका एक लेकर चैप्टर बना दिया गया है। इसी चैप्टर में जो भाषण दे रहे होते हैं उनको ही चैप्टर में लिखा गया है। चैप्टर को भी समझेंगे तो चलिए हम चैप्टर को समझना स्टार्ट करते हैं। अब चलिए संपूर्ण क्रांति पाठ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही जयप्रकाश नारायण जी मंच पर पहुंचते हैं और भाषण देना प्रारंभ करते हैं कि बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों। जिस प्रकार से आप कोई शुरुआत नहीं करते तो बोलते हैं भाइयों एवं बहनों आप सबको नमस्कार, यहाँ पर आए, या इसको बोलते हैं ना, ये उसी प्रकार से अभी बोलना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, वहाँ पे एक रेणु जी होते हैं जो भी मौजूद थे, उन बोलते हैं कि अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनाना तो वह चाहते थे, मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं। यानी जो रेणु जी थे वे जयप्रकाश नारायण जी से पूछे कि मैं वह कविता सुना दे या नहीं, यानी राय लिए। तो मैंने स्वीकार किया। जयप्रकाश नारायण जी अपने भाषण के दौरान बोल रहे हैं, आप वही भाषण सुन रहे हैं जो कि वे पटना के गांधी मैदान में दिए थे। आज वही आप भाषण सुनने वाले हैं। तो आपको एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा भाषण को अच्छे से समझ लेंगे तो जो भी क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा आप आसानी
आसानी से बना दीजिएगा। और बोलते हैं कि लेकिन उनसे बहुत सारी स्मृतियाँ और सभी हाल की बहुत दुखद स्मृति को जागृत कर दिया। इससे हृदय भर उठा। आपको शायद मालूम न होगा कि जब मैं वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था, ये जयप्रकाश नारायण जी बोल रहे हैं कि आपको शायद मालूम नहीं होगा कि जब मैं वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। वहाँ दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए थे, बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। उन्होंने अभी हाल की अपनी कुछ कविताएं सुनाई। देखिए दिनकर जी, उन्हीं दिनकर जी के बारे में बात हो रही है जो रामधारी सिंह दिनकर हमारे राष्ट्र कवि है। और कहते हैं कि और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं हैं उम्मीदें हैं आपसे लगी थी, सबकी उनकी पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आह्वान में देश के तरुणों का आपने जो क्या किया है। और मैं देखता हूँ तालियां हरगिज़ ना बजाए। जैसे कुछ बोलते हैं जयप्रकाश नारायण जी, उसके बाद सारे लोगों मिलकर तालियां बजाने लगते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं कि तालियां हरगिज़ ना बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूँगा वे विचार हुंकारों से भरे होंगे। क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियों का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा, ज़मीनों की कुर्कियाँ होगी। यह सब होगा। यह क्रांति है मित्रों, और यही संपूर्ण क्रांति है। यह कोई विधानसभा के विघटन का ही नहीं। आंदोलन करना यह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है। दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। आपके एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा कि किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, तो आपको ये बताना है कि जवाहरलाल नेहरू जी इसको बोले थे। उस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियाँ दी, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशाना बने या तो फांसी पर लटकाए गए। जिस स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही है, लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद जो स्वराज है उसमें जनता कराह रही है। क्या है? कराह रही है। भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं जनता का निकलता है बगैर रिश्वत दिए। आप अगर कहीं पे जॉब के लिए जाएंगे तो बिना रिश्वत दिए कोई काम आजकल होता ही नहीं है। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहाँ भी हो रिश्वत के बगैर काम जनता का होता नहीं है। अगर बिना रिश्वत दिए हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। बहुत नीचे चली गई है। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है। हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है। जीवन उनका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है परंतु गुलामी की शिक्षा सिर्फ गुलामी की शिक्षा दी जाती है। और अब सुनिए कि आगे क्या कहते हैं। आगे कहते हैं कि अब आ जाइए आगे कहते हैं कि शिक्षा पाकर दर ठोकरे खाना नौकरी के लिए नौकरियां मिलती ही नहीं। दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है। पिछले वर्षों की तुलना में क्या है? गरीबी बढ़ी है। तो मित्रों, आज की स्थिति यह है। और इस स्थिति में वहाँ दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्द सुनाए, बड़े हृदयग्राही थे। और उसी रात जब विदा हुए तो उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, आपके एग्जाम में कहीं पूछेगा कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे, तो बता देना है कि रामनाथ जी गोयनका थे। कि घर पर वह मेहमान थे। किनके? रामनाथ जी गोयनका के घर पर वह मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। दिनकर जी थे, उनको रात को दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट समझ ली 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया था। 3 मिनट में। विलिंगटन नर्सिंग होम, शायद उसी को कहते हैं। अगर पूछेगा कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ तो बताना है विलिंगटन नर्सिंग होम। सारा इंतजाम था वहाँ पर। पटना का अस्पताल, जो पटना में जो अस्पताल है वो पता नहीं कि 3 घंटे में भी तैयार न हो पाता। सभी डॉक्टर ये बोलते हैं कि जितना 3 मिनट में तैयार हो गया तो सभी डॉक्टर उतना पटना के जो हॉस्पिटल है, अस्पताल है, उसमें 3 घंटे में भी तैयार नहीं हो पाता। और क्या बोलते हैं? और बोलते हैं कि सभी डॉक्टर सभी तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा न हो पाया। उसी रात उनका निधन हो गया। ऐसी चोट लगी उनकी। यह कविता सुन के उनका यह सुंदर सौम्य जो शीला चेहरा याद आ गया।
और सुनिए कि आज लगता है हमारे दो मित्रों की कितनी कमी है। ये सब जो बातें बोल रहे हैं, अपने लोगों को सुना रहे हैं, अपने ये भाषण में ये सभी बात बोल रहे हैं। आप समझ लीजिए कि भाषण वही सुनने जा रहे हैं 5 जून वो वाला गांधी मैदान में जो दिए थे। और आज भाई बेनीपुरी जी होते, वे अब कहते हैं कि हमारे दो मित्रों की लजाने अब कितनी कमी है, बहुत कमी है। आज भाई बेनीपुरी जी होते, उनकी लेखनी में जो ताकत थी, वे जो लिखते थे, आज के जुलूस का, आज की इस सभा का जो वर्णन वह देते, एक एक शब्द में अंगार होते। आज दिनकर जी को जो कविता लिखते हैं नए भारत के नवनिर्माण के लिए, जो देश के युवकों और छात्रों और देशों के साधारण व्यक्तियाँ, नर और नारियों के द्वारा आज से हो रहा है, शुरू प्रारंभ हो गया है, वह कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती। लेकिन आज दोनों ही नहीं, आज क्या है, ना रामवृक्ष बेनीपुरी जी है और ना दिनकर जी है। जयप्रकाश नारायण जी बताते हैं वही दिनकर जी जो आपका अर्धनारीश्वर इससे अगले चैप्टर को लिखे हैं। ना दिनकर जी है और ना बेनीपुरी जी, रामवृक्ष बेनीपुरी जी है। तो मित्रों, यह स्मृतियाँ जगी है और इनका भार हृदय पर है। ये स्मृतियाँ जगी है और इनका भार हृदय पर है। मैं तो थक गया हूँ, लेकिन आज बड़ा भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई है। जयप्रकाश नारायण जी कह रहे हैं कि हम तो अब थक चुके हैं, हम अब बूढ़े हो गए, लेकिन हमारे जो कंधे पर एक जिम्मेदारी आई है और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया हूँ। और ये बताते हैं कि मैं जो ये जिम्मेदारी लिया हूँ, यह मैं अपने तरफ से मांग करके किसी से नहीं लिया हूँ। तरुणों से, छात्रों से बराबर कहता रहा हूँ। जब पहले हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है, यह हमने जो बताया था उसमें लिखा था। और उसके बाद बराबर कहता रहा, उसकी संचालन समिति में बहस करता रहा हूँ। हम बूढ़े हो गए हैं, अब हम बूढ़े हो गए, हमारी सलाह ले लीजिए, हमारी बात मान लीजिए। हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं, आप नई पीढ़ी के लोग हैं। देश का भविष्य आपके हाथों में है। उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर, जवानी है आपके अंदर, आप नेता बनिए, मैं आपको सलाह दूंगा। तो छात्रों ने कहा कि जयप्रकाश नारायण जी, मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा। जब बोल रहे होते हैं तो जयप्रकाश नारायण जी की जब बोल रहे होते हैं भाषण में, तब कुछ स्टूडेंट यानी छात्र होते हुए बोलते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी, सलाह से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। मैं टालता रहा, लेकिन अंत में वे लौट जाते समय मैं उनके आग्रह को स्वीकार किया। स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया अपनी अयोग्यता का और नम्रतापूर्वक यह स्वीकार किया। परंतु छात्रों से भी आप सबसे यह अनुरोध है कि नाम के मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे नाम का नेता हरगिज़ नहीं बनना है। मुझे सामने खड़ा करके अगर कोई हमें डिक्टेट करे, हमें पीछे की करना करे, अगर हमारी जो कोई बात को ना माने, हमें डिक्टेट करे पीछे से कि क्या करना है, यानी कोई हमको बताए कि तुमको क्या करना है जयप्रकाश नारायण तुम्हें, तो इस नेतृत्व में मैं कल छोड़ देना चाहूँगा। और कोई ऐसा मुझे डिक्टेट करे, मुझे बताए कि तुमको क्या करना है, तो मैं यह पद को कल ही छोड़ देना पसंद करूँगा। मैं सबकी सलाह लूँगा, तालियाँ नहीं, तालियाँ हरगिज़ न बजाइए, बात सुनिए, बात समझिए सबकी, मैं सबकी बात सुनूँगा। छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उनमें बहस करूंगा और अधिक से अधिक उनकी बात स्वीकार करूंगा, आपकी बात स्वीकार करूंगा, जन संघर्ष समितियाँ की। लेकिन फैसला मेरा होगा, लेकिन जो भी फैसला लूँगा, फैसला मेरा होगा। इस फैसले को इनको मानना ही होगा और आपको भी मानना होगा। तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है। और नहीं तो आपस के झगड़ों में, बहसों में पता नहीं हम किधर खो बिखर जाएंगे और क्या नतीजा इसका निकलेगा, यह हमें भी नहीं पता है। और अब आगे आइए कि बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में हूँ। 1921 में फरवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में ISC का विद्यार्थी था। अब बता रहे हैं अपने बारे में कि बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में 1921 में जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में मैं ISC का विद्यार्थी था। हमारे साथ हमारे निकट के साथी थे, वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। अब अव्वल दर्जे के क्रीम थे, सब कहते हैं बहुत पढ़ने वाले पढ़ाकों ने अव्वल दर्जे के क्रीम थे, ये कहावत है। और उस समय के विद्यार्थियों में और हम सब में एक साथ गांधी जी पर आह्वान में सहयोग किया था। सहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्षों या मेरे जीवन बीता।
चूँकि मैं साइंस का विद्यार्थी था। क्या थे? जयप्रकाश नारायण जी साइंस के विद्यार्थी थे। तो राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र या जो भी कहिए, मथुरा बाबू उनके जमाता बाबू फुलदेव सहाय वर्मा थे, उनके पास भेज दिया गया कि फुलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी लैबोरेटरी में, उनकी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो और उनसे कुछ सीखो। यानी अपने कोई जो उनके आदमी थे वे भेज दिए थे किनके? राम बाबू के यहाँ, जहाँ पे वे कुछ प्रयोग करके कुछ सीखने के लिए। और अब आगे आइए, और ये सब अपने भाषण के दौरान बता रहे हैं। और महामना मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में पूजा का भाव है। ये अपने भाषण में बता रहे हैं कि महामना मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में पूजा का भाव है, परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी मैं दाखिल होने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी एंड मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी, इसलिए मैं वह हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर सरकारी फंड उनको मिलता था। स्वतंत्र नहीं था वह कॉलेज, वह स्वतंत्र नहीं था, पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय वह नहीं था। तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया, मैं किसी भी विद्यालय में नहीं गया। विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी, ISC की पास तो करना ही था, पास कर गया। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में मैंने स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे अमेरिका के बारे में, कि कोई धनी घर का नहीं हो, वो क्या थे, वह कोई धनी घर का नहीं हो, जयप्रकाश नारायण जी अपने बोल रहे हैं। और आप समझिए कि थोड़ी सी खेती और पिताजी नहर विभाग में जिलादार, बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए। जयप्रकाश नारायण जी अपने बारे में बता रहे हैं। और नॉन गजटेंट अफसर थे। उनकी हैसियत नहीं थी कि वह मुझे अमेरिका भेजे, उनकी ये हैसियत नहीं थी कि हमको अमेरिका पढ़ने के लिए भेजे। तो मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं, वहाँ पे मजदूरी करेंगे तो वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं अमेरिका में। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है, मेरी पूरा इच्छा थी कि आगे पढ़ना है। मुझे आंदोलन तो गिराव पर आ गया, मैं चढ़ाव पर था, उतर चुका है। इस बीच अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊँ, इसलिए अमेरिका गया। कुछ लोग जो हमारे पता नहीं उन्हें किस नाम से पुकारूं, उन्हें पता नहीं कुछ लोग हैं उनको किस नाम से पुकारूं। मुझे आज वर्षों से गालियां देते रहे, कितनी गालियां मुझे दी गई है। चूँकि अमेरिका में मैंने पढ़ा, इसलिए मैं अमेरिका का दलाल बना हूँ। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, यह नारे लगाइए। नारे लगाते हैं कुछ लोग हैं जो मित्रों, अमेरिका में बागानों में मैंने काम किया है। जो भी अमेरिका जब पढ़ने के लिए गया था उसमें बागानों में मैंने काम किया है, कारखानों में काम किया है, लोहे के कारखानों में जहाँ जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में काम किया है। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना पीना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर यह लेते थे, कई आदमी मिलकर रह लेते थे। एक कोठरी में रुपया बचा लेते थे, कुछ कपड़े खरीदने के लिए तो कुछ फीस के लिए, और बाकी हर दिन रविवार को भी छुट्टी नहीं, 1 घंटा रेस्टोरेंट, रविवार की छुट्टी है तो हम 1 घंटा रेस्टोरेंट में, होटल में तो बर्तन धोया या फिर वेटर का काम किया, तो शाम को और रात को खाना मिल जाता था, दिन का खाना मिल जाता था अगर रेस्टोरेंट में काम किया तो। और किराया कहाँ से मकान को हमको आया, अब बता रहे हैं कि हमको कहाँ से कि मकान का किराया आया। बराबर 2-3 लड़के, कितने वर्षों तक 2 चारपाई नहीं थी, कमरे में 1 चारपाई पर मैं और कोई ना कोई अमेरिकन लड़का रहता था 1 चारपाई पर। हम दोनों साथ ही सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी। और इस गरीबी में मैं पढ़ा हूँ। इतवार के दिन यानी संडे के दिन या कुछ और टाइम में यह जो होटल का काम है उसको छोड़ करके जूते साफ़ करने का काम, शू शाइन पॉलर में उससे ले करके कमांड साफ़ करने का काम होटलों में करता था। वहाँ जब भी BS पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई, 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया, डिपार्टमेंट का ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा। जब मैं डिपार्टमेंट का ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा तो कुछ आराम से रहा। इस बीच में इन लोगों से पूछिए मेरा इतिहास ये जानते हैं, जो भी मुझे बोलते हैं अपने भाषण में बोल रहे हैं कि इन लोगों से पूछिए क्या ये मेरा इतिहास जानते हैं, और जानकर भी मुझे गालियाँ, अगर जानते हैं फिर भी मुझे गालियाँ देते हैं। और बोलते हैं कि अमेरिका में विशिंगटन में मेडिसिन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। क्या था? मैं घोर वहाँ का कम्युनिस्ट था। वह लेनिन का ज़माना था, वहाँ क्या था? लेनिन का ज़माना था, वहाँ ट्रोत्स्की का ज़माना था। 1924 में लेनिन मरे थे और 1924 में मार्क्सवादी बना था। और दावे के साथ यह कह सकता हूँ कि उस समय तक जो भी मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में, हम लोगों ने सारे के सारे पढ़ डाले थे। रात को रोज़ एक रशियन टेलर था, दर्जी था, एक रशियन टेलर था जो दर्जी था, उसके यहाँ हमारे क्लास लगते थे और वहाँ
से जब भारत लौटा था, घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा था। वहाँ से जब मैं भारत लौटा था, घोर कम्युनिस्ट बन चुका था, लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल नहीं हुआ। एक कम्युनिस्ट होते हुए भी कांग्रेस में नहीं गए, कांग्रेस में दाखिल नहीं हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ? मैंने जो लेनिन से सीखा था कि वह सीखा था क्या, कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट है उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। वहाँ के जो कम्युनिस्ट है वहाँ लड़ाई के उसको अलग रखते हैं, जो भी लड़ाई होता है उसमें। तो यदि भी उस लड़ाई का नेतृत्व जिसको मार्क्सवादी भाषा में बुजुर्गा क्लास कहते हैं, अगर बुजुर्गा क्लास पूछेगा तो बता दीजिएगा बुजुर्गा क्लास किसे कहते हैं। और उस क्लास के हाथों में, पूंजीपतियों के हाथों में उसका नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिस्टों को अलग नहीं रखना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। और अब आगे आइए, आगे बताते हैं कि पहली बात जो मैंने नोट की थी आपसे कहने के लिए वह इस सरकार के बारे में, वह क्या है कि पहली बात जो मैंने नोट की है आपसे ये कहने के लिए वह सरकार के बारे में। किसके बारे में है? सरकार के बारे में है। आज से 3 दिन हुए गफूर साहब मिलने आए थे, आज से 3 दिन हो चुके हैं, गफूर साहब मिलने आए थे, बहुत प्रेम से मिले। उसके 2 दिन के बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए, बहुत प्रेम से मिले, सभी प्रेम से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के दीक्षित जी से नीचे सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। सभी जितने हैं, जो छोटे से लेकर बड़े, सभी मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। इनमें से किसी को कोई अधिकार नहीं है कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दे, लेकिन वे जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं। और इनकी हरकत तो देखिए, शांतिमय प्रदर्शन, शांतिमय जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। प्रदेश के कौन कौन से छात्र आ रहे हैं? किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं, कहीं पैदल आ रहे हैं तो कुछ बस से आ रहे हैं, कहीं रेलों से आ रहे हैं तो कोई ट्रक भाड़े पर ले करके आ रहे हैं, कोई डीजल अपना खरीद करके लेकर आ रहे हैं। तो जहाँ तहाँ से रोका इनको, और जहाँ तहाँ इनको रोका जा रहा है, इनको लड़कों को पीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। अन्यास कोई कारण नहीं है। और यहाँ हमसे आकर सब मीठी मीठी बातें करते हैं। इन्होंने जिद की कि इस रास्ते में जुलूस नहीं जाएगा, इसमें यह खतरा है, वह खतरा है। मुझे तो कोई खतरा नहीं दिखाई देता है। बहुत लोग बोलते हैं, जो पुलिस अफसर है वो बोलते हैं कि यहाँ खतरा है, वहाँ खतरा है, हमें तो कोई खतरा दिखाई नहीं देता। और क्या कहते हैं कि लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो, शायद उन्हें गोली चलानी पड़े, जब ये आके जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि आपके जो विद्यार्थी लोग हैं वो हमारे जेल को तोड़ने की कोशिश की, शायद अब हमको गोली चलानी पड़ेगी, तो उसमें बोलते हैं कि इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ। कि जयप्रकाश नारायण जी बोल रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ, आंदोलन हमारा कोई सी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है, बीच में यह डाइवर्सन हो जाए, रास्ता ही भटक जाए, हम लोग यह नहीं चाहते। तो चलिए जो आप कहते हैं वह हम मान लेते हूँ। ये बिगड़े भी होंगे छात्र लोग, इधर से जाना था, आप उधर से क्यों आए? यह मानते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि हमारे कुछ छात्र, हम मानते हैं कि कुछ छात्र जेल तोड़ने की कोशिश भी की गई होंगी, कुछ बिगड़े भी होंगे। हालांकि वे उन लड़कों को ले आए और एक दूसरी बिलिंगटन में खड़ा करके, जो लड़के हमारी छात्र संघर्ष समिति के वहाँ जेल में है, उनको जुलूस दिखाने के लिए ले आए। और मैं नहीं जानता हूँ कि अंग्रेज़ी सरकार के ज़माने में भी इस प्रकार का व्यवहार कभी हुआ होगा। लोग रेलों से उतारे गए, बसों से उतारे गए, टिकट था उनके पास, बेटिकट लोग थे, उनको उतार दिया अलग। मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट आपने अखबारों में पढ़ी होगी कि वह क्या था, और सारे डिवीज़न में क्या क्या नहीं हुआ था, शर्म नहीं आती इन लोगों को? डेमोक्रेसी की बात करते हैं। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार नहीं है कि जहाँ भी चाहे शांतिमय सभा करे अपनी, यानी ये बोलते हैं कि क्या लोगों को इतना अधिकार नहीं है कि वह जहाँ चाहे सभा करे, शांतिमय प्रदर्शन करे, जहाँ भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे। वे राज्यपाल के यहाँ जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाए, असेंबली के सामने जाए, उनको पूरा अधिकार है, हिंसा करे कोई दूसरी बात है। हमसे मिलने आए पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि बड़े उच्च अधिकारी ने कहा नाम लेना क्या होगा, नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा। मैंने दीक्षित जी के मुंह से यह बात सुना था कि जयप्रकाश नारायण जी अगर नहीं होते तो बिहार जल गया होता, जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते तो बिहार जल गया होता। जब जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा आप सोचते हैं तो जयप्रकाश नारायण के लिए यह सारा क्यों होता है? और आप ऐसा सोचते हैं कि अगर जयप्रकाश जी नहीं होते तो पूरा बिहार जल गया होता, यह सोच कभी ऐसा क्यों सोचते हैं कि उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली है?
क्यों लोग रोकते हैं? आप जनता को घबराते हैं? आप जनता से आप प्रतिनिधि है, किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप? आपकी हिम्मत के लोगों को पटना आने से रोक ले। उनकी राजधानी है, आपकी राजधानी है। यह पुलिस वालों का देश है, यह जनता का देश है। किसका देश है? जनता का देश है। डूब जाना चाहिए इन लोगों को। ऐसी नीचता का व्यवहार, बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। अपने भाषण के दौरान बोलते हैं कि बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह नीचता का व्यवहार है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ करते हैं, उन पर लाठी गोलियाँ चलाते हैं। यह डेमोक्रेसी है, इसे बदलना चाहती है जनता। जयप्रकाश नारायण छात्र युवक, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा उसका नेतृत्व युवक रहेगा, छात्र रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं होगा हमको। और मित्रों, एक बात तो यह कहनी नहीं थी। मैं जानता हूँ कि डॉक्टर रहमान यहाँ बैठे होंगे तो वे कुछ चिंता में पड़े होंगे इस जोर से कि बोलने का असर मेरे हृदय पर बुरा होगा। मैं भी समझता हूँ। अब जरा अपने को बांध के बोलूँगा, यानी कि अब बोल रहे हैं कि अगर मैं ये भाषण दे रहा हूँ, इतनी बोल रहा जोर से, तो मेरे जो डॉक्टर रहमान थे, जो डॉक्टर रहमान इनके निगरानी रखने वाले, इसके स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था रहमान था, जो कि आपके परीक्षा में पूछा जाता है, तो वह उनको ही बोलते हैं कि अगर मेरे डॉक्टर साहब यहाँ बैठे होंगे तो वह बहुत चिंता में पड़े होंगे कि मैं इतनी ज़ोर से बोल रहा हूँ, इसका असर मेरे हृदय पर पड़ेगा। अभी हाल में मैं बेल्लोर में था, तो हमारे परम मित्र और स्नेही उमा शंकर को दीक्षित पटना आए थे। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, साथ साथ कोई प्रश्न उन्होंने उठाए। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है। 32 से 33 का आंदोलन जो चला था उसमें वह अंडरग्राउंड बम्बई में रहते ही थे, अंडरग्राउंड नेता थे। और सदानंद जी तो फ्री प्रेस के मालिक थे, उसकी स्थापना की थी। उन्होंने उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था। मुझे भी कोई बड़ी पदवी थी, पर मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। उस समय दीक्षित जी हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठ मित्रता हुई थी। और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है वह ठोस होती है, चाहे हम कहीं रहे वह कहीं रहे, यह मित्रता ठोस होती है। उसके बाद हम दूसरे का मित्र आज तक बने हुए हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे कहते हैं कि कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं। हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो। तो मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वो इंदिरा जी हो या फिर कोई और। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स गलत होंगे, वो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं विरोध करूंगा अपनी अकल के मुताबिक। हम लोग इनकी तरह नौजवान थे। जब हम आपकी तरह, यानी जब भाषण दे रहे होते हैं तो हम लोग जब इनकी तरह, जब आप लोग की तरह स्टूडेंट की तरह बताते हैं जयप्रकाश नारायण जी, जब आप लोग की तरह जब हम जवान थे उस ज़माने में लेकिन हम यह जुर्रत हम में होती थी कि हम लोगों ने बापू के सामने यह कहते थे कि हम नहीं मानते हैं बापू यह बात। यानी जब वे जवान थे, जब वे स्टूडेंट लाइफ में थे, तो वे जो बापू है, बापू जानते होंगे बापू को, महात्मा गांधी जी, जब भी कुछ भाषण में बोल रहे होते थे तो उनके सामने यह बोल देते थे कि बापू हम आपकी बातें वो यार नहीं मानते हैं। और बापू में इतनी महानता थी कि इनकी महानता इतनी थी कि बुरा नहीं मानते थे हमारे किसी भी बात का, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाते थे। और उनकी भी आलोचना की है मैंने। उस ज़माने में मैं घोर मार्क्सवादी था, बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना। उसमें मैं घोर मार्क्सवादी था, बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना। किंतु बापू की मृत्यु के बाद, कई वर्षों के बाद 1954 में सर्वोदय में आया गया। बिहार में जवाहरलाल जी थे, एक बड़े भाई थे। अब उसके बाद जवाहरलाल नेहरू थे, वो जवाहरलाल जी को ये बहुत बड़े भाई मानते थे। मैं उनको बहुत भाई ही कहता था। उनका बड़ा स्नेह था हम पर और हमारे ऊपर। पता नहीं क्यों मुझे वह मानते बहुत थे। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, लेकिन उनकी कटु आलोचना करता था। उनमें भी बड़प्पन था अक्सर। तो उन्होंने हमारी आलोचना का बुरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, जो पटना फायरिंग हुआ था उसमें जो मैंने बयान दिया था, बहुत सख्त भाषा का मैंने प्रयोग किया था, उस पर वह बहुत नाराज़ हुए थे। लाल बहादुर जी ने कश्मीर के मामले में कुछ किया, मैंने उनकी भी आलोचना की थी। उनको भी तार भी दिया कि बहुत गलत काम आपने किया है। उनको भी तार भी दिए थे, उनको संदेश भी दिए थे कि आपने ये काम अच्छा नहीं किया, ये काम बहुत गलत काम किया है। इससे कश्मीर के
सवाल को हल करने में आपको दिक्कत होगी। थोड़े ही दिनों में 18 महीनों में वह चल बसे। देश का यह दुर्भाग्य है कि जवाहरलाल नेहरू जी थे, वह भी 18 महीने में जब वे बोले थे 18 महीना में वे भी चल बसे। और क्या है, यह देश का यह दुर्भाग्य है। और इंदिरा जी से जो मेरे मतभेद है, वे जवाहरलाल जी के साथ जो मतभेद थे उनसे कहीं ज़्यादा गंभीर और सीरियस है। जवाहरलाल जी से परराष्ट्र नीतियों के संबंध में, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में था, हंगरी के मामले में था। और मैं कोई गर्व नहीं करता हूँ, मैंने उस समय जो आलोचना की, हंगरी के मामले में जो कुछ कहा, जवाहरलाल जी को बाद में मानना पड़ा। तिब्बत के बारे में मेरी बात तो तिब्बत के बारे में मेरी बात तो नहीं मानी उन्होंने, लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया तो धोखे के कारण उनके हृदय का ऐसी चोट लगी कि 2 वर्ष में ही चल बसे, संभल नहीं सके। उसके बाद ऐसा घाव लगा जब चीन ने आक्रमण कर दिया। वे चीन से एकदम दोस्ती का साझा किए हुए थे, वो हमेशा दोस्त समझते। जब चीन ने आक्रमण कर दिया तो उनके दिल पर ऐसी चोट लगी कि वह 2 वर्ष में ही चल बसे। वह कभी उम्मीद नहीं करते थे जवाहरलाल जी की, या आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा। थोड़ी इनकी भी गलती थी। तो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था, उनसे अंतर्देशीय प्रश्नों में नहीं था इतना मतभेद। और अब एक बात ले लीजिए कि जिसके चलते बहुत ज़्यादा करप्शन राजनीति में है, यह क्या है, तो इलेक्शन का खर्चा। अगर जिसके कारण बहुत सारा भ्रष्टाचार है तो उसका कारण एक ही है, इलेक्शन का खर्चा, यानी चुनाव का खर्चा। करोड़ों रुपए वे चुनाव पर खर्च करेंगे। एक तरफ गरीबी हटाओ के नारे लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे, और यह सब रुपया ब्लैक मार्केटियर लोगों से आप इकट्ठा करेंगे। अनअकाउंटेड मनी करोड़ों रुपए, जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। आज से नहीं, वर्षों से मैं पुकार रहा हूँ कि भाई, इस चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं कि आपकी गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, आपका अपना उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, गरीब पार्टी जो एक गरीबी का पार्टी होती है वो अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके, सुनता है कोई? इसका कोई नहीं सुनता है। इसके बारे में अगर ज़्यादा खर्चा होगा, जो भी गरीब लोग होंगे वे कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उनका उम्मीदवार कभी खड़ा नहीं पाएगा। सिर्फ अमीर जो लोग होंगे वही सिर्फ चुनाव लड़ पाएंगे। इसीलिए बोलते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि चुनाव के खर्च जो होगा उसको कम करना चाहिए। और क्या बोलते हैं कि प्रेस रिपोर्टों से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूं। दलविहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और उस विचार का प्रचार पिछले वर्षों में मैं करता रहा हूं। मैं ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके इसका प्रयत्न भी करता रहा हूं, परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दलविहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया। फिर भी मेरे पुराने विचार को लेकर जनता में, विशेषकर बुद्धिजीवियों में काफ़ी भ्रम फैलाया गया। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूँगा कि दलविहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद था, लेकिन लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। यद्यपि यह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की और बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और यह लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा। जब स्टेटलेस सोसाइटी शासन मुक्त समाज बनता जाता है तो वह शायद ही दलयुक्त होगा। आश्चर्य है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने इस मूल सिद्धांत का विस्मरण हो गया है। जहाँ तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी या अनेक व्यक्ति की, छात्रों की, न किसी विपक्षी राजनीतिक दलों की, न सर्वोदय सेवकों की यह कल्पना है कि इससे दलविहीन लोकतंत्र पैदा होगा, विधानसभा का विघटन हो जाएगा तो 6 महीने या वर्ष भर में भी चुनाव होंगे जो वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे। विधानसभा के विघटन से संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के अंतर्गत ही पुनर्निर्वाचन होगा। इसलिए प्रश्न उठता है, जैसा कि पिछले सप्ताह में कई बार उठा भी है, कि उस हालात में विधानसभा के विघटन से क्या लाभ होगा। मुझे खेद है कि इसका उत्तर पिछले दिनों मैंने बार बार दिया है, पर उसको समझने की कोशिश थोड़े ही लोगों ने की है। इसलिए बार बार मुझसे यह सवाल किया जाता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। मेरा अपना विकल्प चूँकि नए ढंग का है, जो घिसे पीटे राजनीतिक चिंतन से भी भिन्न है, इसलिए वह लोगों की समझ में नहीं आता है। अगर मैं यह कह दूं
कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष से एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो सब लोग मेरी बात आसानी से समझ जाएंगे और बाद आलोचना शुरू कर जाएगी कि यह आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्रों की जनता के आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा है, यह समझेंगे और आगे चलिए। लेकिन जब मैं कोई नई बात कहता हूँ तो उसको समझने की कोशिश कम होती है। अगर मैं कोई नई बात कहना चाहता हूँ या फिर कहता हूँ तो उसको समझने की कोशिश बहुत ही कम लोग करते हैं। और पुरानी बात करता हूँ तो उसको समझते हैं कि ये आदमी है, धोखा दे रहा है, ये आदमी अच्छा नहीं है या नहीं होती है। तो क्या यह मेरा कहना संक्षेप में यह है कि आज की परिस्थिति में आम जनता को, आम मतदाता को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे। अब जो जनता है उनको सिर्फ इतना ही अधिकार दिया गया है कि सिर्फ मतदान करे, चुनाव करे, परंतु मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ और स्वतंत्र होती है, न उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है और न चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधित्व पर उनका कोई अंकुश ही रहता है। मैं इन दिनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूं। अपना देश पिछड़ा हुआ है, इसलिए बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। विकसित देशों के लोकतांत्रिक समाज में जो प्रभावी शक्तियाँ यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ होती है, जनमत का जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधित्व पर निरंतर पड़ता है, जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस पत्रिकाओं का रोल होते हैं, शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, वह इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी जनता और शासन के बीच की संरचना का यह नितांत अभाव है। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाता है। इस पूरी अंतरिम संरचना का इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तो एक दिन में नहीं हो सकता, परंतु उसके अभाव में आम जनता या मतदाता का सिवा कोई भी पार्टी अदा नहीं कर सकता। ये अपने भाषण के दौरान बोल रहे हैं और जिसके परिणाम स्वरूप मंत्री तथा विधायक निरंकुश और स्वच्छंद हो जाते हैं और जनता का किसी प्रकार का अंकुश होता है उन पर नहीं रहता। यानी कि क्या करते हैं, जो भी चुनाव में लड़ते हैं वे क्या करते हैं, जनता को पैसा देकर अपने मतदान करवाते हैं, जिसके कारण जब समझ लीजिए कि नेता का लड़ रहे हैं तो नेता बन जाते हैं, उसके बाद जनता का कोई अंकुश उन पर नहीं रहता है। और कोई भी जनता उसको यह काम करने के लिए कहेगी तो वह नहीं कहेंगे, क्योंकि वह पैसा दिए होते हैं, सिर्फ पैसा के बल पर वे जीते होते हैं। सिवा इस भय के कि अगले चुनाव में जनता देखिए जो भी जीतते हैं उनको सिर्फ एक ही भय होता है कि हाँ मैं अगर काम नहीं करूँगा तो हो सकता है कि अगले में जब मैं लड़ूँ तो जनता चाहे तो हमको हरा सकती है, उनको वोट नहीं दे। परंतु यह भय भी रुपया, जाति, बल प्रयोग, मिथ्याचरण आदि के कारण निष्प्रभ हो जाता है कि भय के कारण रुपया, हमारे पास इतना रुपया फेंकेंगे फटाक जीत जाएंगे, और ये जाति कार्य हमारे जाति में तो इतना सारा लोग है जीत ही जाएंगे, बल प्रयोग करते हैं या फिर कुछ भी बोलकर मिथ्याचरण झूठ बोलकर वे यह भी उनका डर खत्म हो जाता है कि अगले बार हम सोच लेंगे कि जीत ही जाएंगे। और समझिए, और अब चूँकि प्रदेश के छात्र, युवक और साधारणतः जनता जागरूक हो गई है, वह अगोलिया है। तरुणों में छात्रों से खराब कहता रहा हूँ। जब पहला हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है, हमने जो बताया था उसमें लिखा था और उसके बाद बराबर कहता रहा हूँ, संचालन समिति में बहस करता रहा हूँ। अपना देश पिछड़ा हुआ है। क्या है, अपना देश जो है वह पिछड़ा हुआ है, इसलिए बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। विकसित देशों के लोकतांत्रिक समाज में जो प्रभावी शक्तियाँ यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ होती है, जनमत का जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधियों पर निरंतर पड़ता है, जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस पत्रिकाओं के रोल होते हैं, शिक्षित समुदाय का जो औपचारिक और नैतिक असर होता है, इस सारे फैक्टर का यानी जनता और शासन के बीच की संरचना का यह नितांत अभाव है। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाता है। इस पूरी अंतरिम संरचना का इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण तो दिन में नहीं हो सकता, परंतु उसके अभाव में जो आम जनता या मतदाता मतदान के सिवा कोई भी पार्ट अदा नहीं कर सकता है। ये सब अपने भाषण दे रहे सभी परिभाषा का वह प्रयोग कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्री तथा विधायक निरंकुश और स्वच्छंद हो जाते हैं। यानी वे हमेशा जीत कर स्वच्छंद हो जाते हैं कि अगले बार भी हम जीत जाएंगे, और कोई काम अच्छे तरीके से नहीं करते बिना रिश्वत लिए, और जनता का किसी भी प्रकार का अंकुश उन पर नहीं रहता है, सिवा इस भय के कि अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उनको वोट नहीं दे, परंतु यह भी भय रुपया, जाति, बल प्रयोग, मिथ्याचरण आदि के कारण निष्प्रभ हो जाता है, क्योंकि प्रदेश छात्र युवक साधारणतः जागृत हो गई है इसलिए। और अब आगे समझिए कि बढ़ रही है और कुछ नया चाहती है, वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन चाहती है। अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूँगा कि आज वो असंगठित जनता, उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके, तथा चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों के आचरण पर यथासंभव अंकुश रख सके। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव है
एक तो यह है कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियाँ मिल करके आम राय से अपना एक उम्मीदवार खड़ा करें। यानी वे जयप्रकाश नारायण जी यह बोलते हैं कि हमारा तो यही राय है कि अगले जब चुनाव हो तो आप में से कोई गरीब उम्मीदवार में से एक खड़ा हो और उनको पूरा कोई इसमें क्या हो, वो कोई रिश्वत नहीं लिए होने चाहिए, पूरे अपने मर्जी से उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा ताकि वह उनका जनता का उन पर अंकुश रहे, वह जो कहेंगे वही काम उनको करना होगा। अपने राय से एक उम्मीदवार खड़ा करें अथवा जो उम्मीदवार खड़े हो किए जाएंगे उनमें किसी को भी मानकर यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं होती है तो हम कोई भी ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे आपस में फूट हुए बगैर ये समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेगी या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेगी। इस प्रकार के चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, यानी जनता और छात्रों की संघर्ष समितियाँ उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। दूसरी बात यह है कि जो उम्मीदवार अमुक चुनाव क्षेत्र में जीतेगा उसके भावी कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखने का काम ये जन संघर्ष समितियाँ करेगी। यानी जिसको भी उम्मीदवार बनाकर उनको खड़ा किया जाएगा, अगर वे जीतेंगे तो उनका पूरी उनकी निगरानी रखी जाएगी, उनको पूरी तरह से अच्छे तरीके से काम करना होगा और उनकी जो रखवाली होगी वह संघर्ष समितियाँ करेगी। और अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व गलत रास्ता पकड़ता है तो उनको इस्तीफा देने के भी बाध्य करेगी कि तुम अब इस पद से हट जाओ। और आगे चलिए, अब आगे समझिए कि और इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो संघर्ष समितियाँ छात्रों की या जनता की बन गई है वह या बन रही है, उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। और इस प्रकार वे इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। छोटे गाँव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों के, चाहे वे पुलिस हो या फिर अन्य किसी प्रकार का घुसखोरी चलती, उसके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा ही। साथ जिन बड़े किसानों ने बेईमानी या मर्जी बंदोबस्तियों की, उनका भी विरोध और स्मृतियाँ करेगी, उनको दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेगी। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, मेरी कल्पना है कि ये समितियाँ उन अन्याय को भी रोकेगी। इस प्रकार जनता की, छात्रों की निर्दयी संघर्ष समितियाँ अस्थायी रूप से कायम रहेगी और केवल लोकतंत्र के लिए बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कार्य करेगी। और आगे समझिए, तो ये आपका हो गया, ये आपका ख़त्म हो चुका है। ये जो आपका संपूर्ण क्रांति पाठ था, संपूर्ण क्रांति पाठ जो आपका है ये आपका देखिए, इसको लिख देते हैं। तो ये संपूर्ण, चलिए थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ताकि आपको अच्छे समझ आए। देखिए आपका ये संपूर्ण क्रांति जो पाठ था, संपूर्ण क्रांति आपका खत्म हो चुका है। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना है। और इससे जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, चाहे वो MCQ क्वेश्चन का हो या फिर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आसानी तरीके से बना दीजिएगा, इसका यकीन मानिए। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिक्सी नेक्स्ट वीडियो में। और क्लास कैसा लगा, क्लास आपका ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना है। कमेंट में करना है, कमेंट है आपको, कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है, अब जाकर कमेंट करिए क्लास कैसा लगा। और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर कर लीजिएगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो फटाफट से जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फटाफट से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए।